विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी, और एक होता है अविकारी। तो विकारी में वे शब्द आते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आदि के आधार पर उनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी कि उनमें परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपके विकारी आते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होता है। जैसे हमने लिखा लड़का, तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़का को हम लड़के लिख सकते हैं, लड़की लिख सकते हैं। तो इसमें लिंग, वचन, लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया, तो ये आपका हो गया विकारी। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये आपके विकारी होते हैं। और अविकारी में अव्यय और निपात ये आपके विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक, तो अव्यय आपका कैसा है? अविकारी है। इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय के चार प्रकार होते हैं। अव्यय के चार प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, संबंध बोधक कंजंक्शन, समुच्चय बोधक प्रीपोजिशन, विस्मयादि बोधक ये होता है इंटरजेक्शन। तो अव्यय के चार भेद होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अव्यय कितने भेद होते हैं, तो चार होते हैं। कौन कौन सी? क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक कंजंक्शन, समुच्चय बोधक प्रीपोजिशन, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। तो ये अव्यय के आपके चार भेद हैं। हिंदी वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे माँ, पा, रा, या, का, ये सब आपके वर्ण हैं। और वर्णों से मिलकर के ही शब्दों का निर्माण होता है। तो वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता है वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाता है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर पूछे परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं तो आपके 13 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। यानी कि मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 में आपका ऋषि काउंट रहता है। अब जो ऋषि हटा देंगे तो उच्चारण की दृष्टि से 10 हो जाते हैं। और परंपरागत रूप से 13 स्वर होते हैं जिसमें अंग आह भी ऐड होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। 25 आपके स्वर हो गए और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, तो कुल मिलाकर आपके 25, 4, 29, 4, 33 व्यंजन आपके मूल व्यंजन कहलाते हैं। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनि संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण आपके 4 होते हैं, छ, छा और त्रा, ज्ञा और स्रा। तो ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। त्र किन वर्णों के मेल से बनता है? ता प्लस रा के योग से बनता है। ता के नीचे हलंत रहता है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य से बोले जाते हैं। तो ट वर्ण जो होता है, ट वर्ग जो है मूर्धा से बोला जाता है। वह का उच्चारण स्थान कहाँ से है? दंतोष्ठ से है। शाखे साहा व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यारा लावा व्यंजन को क्या कहते हैं? तो यारा लावा व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से या और वा ये आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। और रा व्यंजन आपका लुंठित व्यंजन कहलाता है। और पा और
ला, ये आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन हो गया, रा आपका लुंठित व्यंजन हो गया, या हुआ आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। तो इनमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन से व्यंजन होते हैं। तो या हुआ और रा आपका लुंठित व्यंजन है, ला आपका पार्श्विक व्यंजन है। का से माँ तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। घोष का अर्थ क्या होता है? तो घोष का अर्थ नाद होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आप घोष को ही सघोष कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आपका घोष कहलाता है और पहला और दूसरा आपका अघोष कहलाता है। तो घोष का अर्थ नाद होता है। जिन ध्वनियों में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है वो कहलाते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। जब हम बोलते हैं तो जीभ के अगल बगल से जो हवा निकल जाती है, तो जिन व्यंजनों को उच्चारण में हवा जीभ के अगल बगल से निकल जाती है उन्हें पार्श्विक कहते हैं। जैसे ला आपका पार्श्विक व्यंजन है। आ स्वर कहलाता है। आ स्वर आपका विव्रत स्वर कहलाता है। और समृद्ध व्यंजन कहलाते हैं छोटी ई, बड़ी ई और ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके समृद्ध व्यंजन कहलाते हैं। पश्च स्वर आपका बड़ा आ हो गया और ओ हो गया और औ हो गया और ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर में एक छोटा आ होता है और अग्र स्वर में ए हो गया, ई हो गया और बड़ी ई हो गया। तो अग्र स्वर ई ए आए अग्रस्वर हो गए, मध्य स्वर आपका छोटा हो गया और पश्च स्वर में बड़ा आ, ओ, आओ, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिनमें तीन जैसा अक्षर बनता है वो आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। और अग्रस्वर ई ए आए, मध्य स्वर छोटा आ हो गया। स्रा व्यंजन किन व्यंजनों के अंतर्गत आता है? तो सा ये आपका मिलकर बना होता है, सा प्लस रा से मिलकर के बना होता है और ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। डा और ढा का व्यंजन वर्ग क्या है? डा ढा का व्यंजन वर्ग है मूर्धन्य व्यंजन, ये यानी कि मूर्धा से बोले जाते हैं। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? प्लुत स्वर। तो ओम जैसे हम बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम ओम लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है, तो ओम, तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। सघोष वर्णों का सही वर्ण क्या है? सही वर्ग क्या है? डा और ढा। मैंने अभी बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा जो होते हैं वो आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं और पहला और दूसरा ये आपका घोष कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, तो ये आपका डा और ढा और आड़ा ये आपके सघोष या घोष हो गए और ठा और डा आपके अघोष हो गए। तो पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष कहलाता है और तीसरा चौथा पांचवा आपके सघोष कहलाते हैं। भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? भ्रातृत्व होगा। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया आपके 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। तो क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है अर्थ की दृष्टि से, अकर्मक और सकर्मक। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो आपका संज्ञा उपवाक्य है। सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और भाववाचक संज्ञा हो गई। तो अगर पूछे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। उन्होंने समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जो है संज्ञा के भेद नहीं माना है, उन्होंने केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को ही संज्ञा के भेद माने हैं। तो संज्ञा के
3 भेद होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और अर्थ के आधार पर अगर पूछे तो 5 होते हैं। और अगर पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, एक रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। और अर्थ के आधार पर पूछे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे तो 3 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। कृपण का विलोम होगा दानी। कृपण का विलोम क्या होता है? दानी। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। और भोगी का विलोम क्या होगा? योगी। कीर्त का विलोम शब्द क्या होगा? कीर्त का विलोम शब्द अपकीर्ति होगा। स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होगा। एक बहुत पूछा जाता है जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होता है। कीर्त का विलोम शब्द अपकीर्ति होता है। शीर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो शीर्ष का विलोम शब्द तल होगा। शोषक का विलोम शब्द पोषक होगा। मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? मृदु का विलोम शब्द कटु होगा। और कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होगा। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है। निरोग संधि। निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में विसर्ग संधि है। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस रोग होगा, तो इसमें विसर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि है। निस्तेज में कौन सी संधि है? तो निस्तेज विसर्ग संधि है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा निह प्लस तेज, तो इसमें विसर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब निस्तेज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। यानी कि इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपकी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधियां आपकी जो 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल, और इसमें व्यंजन संधि है। बहिष्कार। बहिष्कार में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बही धनकार। तो इसमें कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। चयन में कौन सी संधि है? चयन में आयादी संधि है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा चे प्लस अन। क्या होगा? चे प्लस अन। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन, और इसमें कौन सी संधि है? आयादी संधि है। जिस तरह पवन होता है तो पवन में पो प्लस अन होता है, इसी तरह। अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में गुण संधि है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अनु प्लस अय, तो क्या हो गया? अन्वय। सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, तो इसमें हो गया सच्चिदानंद। तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति का सही संधि विच्छेद होगा उत धन नति। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निह प्लस धन, तो क्या हो गया? निधन। यानी कि इसमें कौन सी संधि है? आपकी विसर्ग संधि है। सूर्य प्लस उदय का संधि युक्त शब्द क्या होगा? सूर्योदय। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब